ओके पीपल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम यहाँ पे कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये सारी तमाम चीज़ें जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, आइसोमेरिज्म को लेकर हो गया, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको बार बार रिपीट होंगी, ठीक है। आपका 11th में जो ऑर्गेनिक पोर्शन का जो ऑर्गेनिक का जो पोर्शन है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू 12। मैंने दोनों बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखेंगे 12th में प्रॉब्लम, मैं आपको पहले से आगाह कर दे रहा हूँ कि प्रॉब्लम ये है कि लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज़्यादा करके, स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, उतना सीरियसली नहीं लेते हैं क्योंकि पोर्शन कम है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हाइड्रोकार्बन से, एल्केन्स, एल्कीन से मामला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि आपके 12th में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक का पोर्शन है, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, अल्कोहल्स, फिनोल्स है, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स है, बहुत सारा तमाम है, अमाइंस भी है, पॉलीमर्स भी है। तो बहुत सारा पोर्शन आपका 12th में होता है और लोग ज़्यादा करके, और ये मैंने अपने ही बैच में देखा है, ठीक है, कि लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं और फिर 12th में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं। आइसोमेरिज्म नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, SN1 मैकेनिज्म क्या ये नहीं समझ में आ रहा है। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा यार, क्योंकि आपका यहाँ पे शायद नैया पार हो जाएगी, 12th में आप फंस जाएंगे, क्योंकि 12th में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, पूरा ऑर्गेनिक बाउंसर जाएगा, ठीक है। सो बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे अपना अनडिवाइडेड अटेंशन दें और प्लस जितने भी सवाल हैं आप उनको लगाएं और प्लस पूछिए भी। आप 12th में फंसने ही वाले हैं, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर दूसरा बच्चा फंसता है, कुछ समझ में नहीं आता है, और जितने भी टेस्ट होते हैं ना, आप देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भर भर के कम मार्क्स आते हैं, एकदम मतलब मार्क्स खींचते ही नहीं है। जो बच्चा आपका समझ लो, अगर मैं नीट पोर्शन की बात करूँ, 180 ऐसा आता है, जो बच्चा भाई साहब 180 में कम से कम 100 टच हो रहा था केमिस्ट्री में, उसी बच्चे को 12, 13, 25 मिलता है, ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा बाउंसर जाता है, ठीक है। सो प्लीज़ पे अटेंशन, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये रिपीटेड होती रहेंगी, आपकी रिपीटेड आती रहेंगी हर चैप्टर में। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर आता रहेगा, आइसोमेरिज्म आती रहेगी, स्टीरियो आइसोमर है कि चेन आइसोमर है कि पोजीशन आइसोमर है, रिएक्शन के मैकेनिज्म्स आते रहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ऐसा आता ही रहेगा, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू गेट कॉम्प्लिकेटेड इफ़ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन नाउ, ठीक है। इट्स लाइक नाउ यू आर लर्निंग ABC ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इफ़ यू हैपन टू नॉट हैव फोकस और अटेंशन नाउ, देन यू विल डेफिनेटली वहाँ पे आप लुढ़केंगे, ठीक है। सो प्लीज़ पे अनडिवाइडेड अटेंशन। एनी क्वेश्चंस बिंदास पूछिए। आप अभी थोड़े फ्री माइंड में हैं, इसलिए क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। धीरे धीरे पढ़ाई का प्रेशर बढ़ता जाएगा, आपके एग्ज़ाम्स के प्रेशर बढ़ते जाएंगे, आपका यहाँ पे भी बहुत सारा एग्ज़ाम्स होगा, IIT और नीट लेवल में सारा प्रेशर बढ़ता जाएगा, तब आप डामाडोल हो जाएंगे, तब माइंड काम नहीं करेंगे, आप प्रेशर में रहेंगे। तो अभी आपका माइंड फ्रेश है, जितना हो सके क्वेश्चंस पूछिए, जितना क्लैरिफिकेशन लेना है लीजिए। आपको अगर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप पढ़ते समय आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है जो बिल्कुल भी ऊपर से जा रहा है, उसको पार्किंग लॉट में डालिए। एक मतलब ये मेरे क्वेश्चन हैं, आप ग्रुप में डाल दीजिए, सीधा जो ग्रुप में है वहाँ पे क्वेश्चन डालिए, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन बताइए। आप ऑब्वियसली जब आप मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं तो आपके क्वेश्चंस नहीं लगे हैं, राइट। सो आस्क ना, आपको जो भी क्वेश्चन नहीं बनाया आप, मैं यहाँ पे करूँगा, डाउट सॉल्विंग सेशन करेंगे और 1 दिन 2 दिन में जो भी है वो निपटाएंगे, ठीक है। बट आपको कॉन्स्टेंटली लगे रहना पड़ेगा इसके साथ। ओके सर, व्हाट इज़ बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म? बहुत ही पहले आपको लगेगा ये बड़ा स्मूथ चीज़ है, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करेंगे अलग अलग चैप्टर्स में, तब बाउंसर्स जाएंगे, ठीक है। अभी अभी जो आप पढ़ रहे हैं ना, वो उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट 80% है वो 12th में कवर होता है, ठीक है। लेकिन यही सारी चीज़ें 12th में वापस आती हैं और तब हम कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, तब हम समझ नहीं पाते हैं, या तब हम उसको क्या पढ़ा था हमने उसके साथ कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ओके, सो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है? देखो, बॉन्ड फिजन। व्हाट इज बॉन्ड फिजन? ब्रेकिंग ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड फिजन। नाउ व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है भाई साहब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो कार्बन के जितने भी बॉन्ड्स बनते हैं वो किस टाइप के बॉन्ड्स होंगे? कार्बन के जितने भी बॉन्ड्स बनते हैं वो किस टाइप के बॉन्ड्स होंगे? कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। अभी कोवैलेंट बॉन्ड का टूटना होता है, ब्रेकिंग ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड फिजन। तो ऑब्वियसली कोवैलेंट बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड टूटेगा तो ही तो नया एलिमेंट बनेगा, नया कंपाउंड बनेगा। एक बॉन्ड टूटेगा तभी तो जाकर वो रिप्लेस होगा किसी दूसरे एटम से।
तो इस तरह की चीज को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड फिशन। द ब्रेकिंग ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड फिशन, ठीक है। दे आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। एक हो गया आपका होमोलिटिक फिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये घूम घूम के ये चीजें आती रहेंगी और आपको हर बार परेशान करती रहेंगी। आप इसी चीज को जब 12th में एल्डिहाइड्स में या कीटोन्स में या कार्बोक्सिलिक एसिड में या अमाइंस में या हैलो एल्केन्स या हैलो एरीन्स में जब भी पढ़ेंगे ये होमोलिटिक फिशन, अभी तब आप फिर 11 की बुक खोलेंगे, फिर पन्ने पलटेंगे, फिर जाके आप या तो गूगल सर्च करेंगे, ये सब होता है और तब प्रॉब्लम होता है एक चीज़ को समझने में। जहाँ पे अगर आपका अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक चीज़ को जैसे फटाक से ग्रास्प कर सकते हैं, तभी आपको पूरे चीज़ों को फिर से रिवर्स जाना पड़ता है, एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। उस एक चीज़ को जो आप 1 मिनट में निपटा सकते हैं, आधा 1 घंटा आपका वेस्ट हो जाता है, ठीक है। यही चीज़ आएगी आपको, जैसे कहीं पे भी हैलो एल्केन्स या हैलो एरीन्स या एल्डिहाइड्स कीटोन्स में होमोलिटिक फिजन बताया वो, अभी आप भाई साहब होमोलिटिक फिजन को स्किप भी नहीं कर सकते, पूरा समझना भी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जितना हो सके यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। होमोलिटिक फिजन, इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इट, दिस इज नोन एज होमोलिसिस, ठीक है। सो आप देखिए, ब्रेकिंग ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड इन सच अ वे दैट बोथ द एटम्स और स्पीशीज रिटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच, ठीक है। तो अभी देखो कैसा है, ये कार्बन है भाई साहब, ठीक है, और इसके साथ किसी एक एलिमेंट की बॉन्डिंग है, लेट्स से मैं टेट्रावैलेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कार्बन है, दिस इज बेसिकली कार्बन, और ये आपका कोई एटम है ए, ठीक है। इसके साथ कार्बन का क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ओके। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी ये बॉन्ड टूट गया, ठीक है, ये बॉन्ड टूट गया। अभी इस बॉन्ड के टूटने के बाद यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे बताओ, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन था और इसका 1 इलेक्ट्रॉन था, है ना भाई, यही था। सिंगल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली दोनों का 1-1 इलेक्ट्रॉन था। अगर ये बॉन्ड ऐसे टूटता है कि ये भाई साहब अपना इलेक्ट्रॉन लेके चल दिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चल दिया, तो इसको हम बोलेंगे होमोलिटिक फिशन। दिस इज नोन एज होमोलिटिक फिशन। सो द ब्रेकिंग ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड इन सच अ वे सो दैट ईच ऑफ द एटम्स विच वे आर पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्ड रिटेन देयर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज होमोलिटिक फिशन। ज़्यादा करके होमोलिटिक फिशन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि अगर समझ लो कार्बन है और उसके सामने कोई लालची एटम है, जैसे हैलोजन हो गया, क्लोरीन ब्रोमीन, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को भी लेकर भाग जाएगा, तो कार्बन बेचारे के पास ये ऐसा कार्बोकटायन बन जाएगा। वो हम बाद में पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आप बोलेंगे भाई साहब ऐसा ही तो होगा ना, भाई टूटेगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा अपना, ये नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। होता क्या है, ये एक क्लोरीन या आपका फ्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, दीज आर हैलोजेंस एंड दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये जब टूटेंगे ना भाई साहब, ये इस इलेक्ट्रॉन को भी खींच कर लेकर जाएंगे, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिसिट में आ जाएगा, कार्बोकटायन बन जाएगा तभी, ठीक है। वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझ में आ रहा है कि कार्बन और किसी भी एटम का जब बॉन्ड है, ठीक है, एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, वो बॉन्ड टूट रहा है, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर जा रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, होमोलिटिक फिशन। दिस इज नोन एज होमोलिटिक फिशन और होमोलिसिस। ब्रेकिंग ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड इन सच अ वे दैट बोथ द एटम्स और स्पीशीज रिटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच इज नोन एज होमोलिटिक फिशन। दिस इज नोन एज होमोलिटिक फिशन, ठीक है। होमोलिसिस, फिजन टेक्स प्लेस इन एन अनसिमेट्रिकल मैनर में फिजन होता है। अभी हम कार्बन की बात नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे अगर क्लोरीन ले लिया आपने, जितने भी हैलोजेंस हैं वो बड़े लाइट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो अगर समझ लो क्लोरीन है, क्लोरीन मतलब क्या होता है, Cl2 होता है। अभी आप बताओ, क्लोरीन, एक क्लोरीन और दूसरे क्लोरीन में किस टाइप का बॉन्ड होगा, हाँ, किस टाइप का बॉन्ड होगा? अरे भाई साहब, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बोलो? 7, 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7। तो क्लोरीन को क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सामने उसको कोई मिल नहीं रहा है जो डोनेट करे वो इलेक्ट्रॉन। इट डजेंट हैव एनी एलिमेंट्स अराउंड इट। तुम रो तो नहीं रही हो? तुम्हारी आंखें एकदम पूरे भरे हैं भाई साहब। सब ठीक ठाक, एवरीथिंग वेल फाइन, ओके ओके। तो अभी भाई साहब अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके सामने अभी कोई भी ऐसा डोनर एटम नहीं है जो उसको 1 इलेक्ट्रॉन दान कर सके। तो वो क्या करेगा, अपने ही बाजू वाले के साथ कंबाइन कर लेगा, ठीक है। तो कंबाइन कर लिया भाई साहब, यहाँ पे ये दूसरा क्लोरीन एटम आ गया, तो ये इन दोनों के बीच में क्या हो गया भाई साहब, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्लोरीन आपका क्या हो गया भाई साहब, कोवैलेंट बॉन्ड। आर वी क्लियर? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है यहाँ पे, कोवैलेंट बॉन्ड, ओके। अभी इसी क्लोरीन को जब आप अल्ट्रावायलेट लाइट में एक्सपोज करते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट मतलब कुछ नहीं है, सनलाइट में अल्ट्रावायलेट कंटेंट होता है भाई साहब,
ठीक है। तो ये अल्ट्रा वायलेट लेकर क्या हो जाएगा, ये स्प्लिट अप हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका Cl, ये हो गया आपका भाई साहब Cl। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बरसात के मौसम में अभी जैसे जब पूरी बारिश चालू हो जाएगी तो आप देखेंगे आपके बिल्डिंग में ब्लीचिंग पाउडर छिड़का जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का छिड़कने का कारण क्या होता है? ओके, क्या स्लीपिंग, स्लीपनेस किस लिए होता है? एल्गी होता है। ओके, तो एल्गी किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। बैक्टीरियाज भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है, उसलिए हम इसको करते हैं। लेकिन किस लिए जाते हैं वो? ब्लीचिंग पाउडर के एक्शन से जाते हैं, स्मेल से, ठीक है। आप देखेंगे वो जो स्मेल आता है, एक स्ट्रॉन्ग सा स्मेल आता है, वो क्यों आता है? क्योंकि आपका ये जो CaOCl2 है, ठीक है, CaOCl2 है, इसमें ये ब्लीचिंग पाउडर है, इसमें क्लोरीन पे एक्शन होगा सनलाइट का और ये टूटेगा और ये क्लोरीन गैस बल्कि निकल जाएगा, ठीक है। और ये क्लोरीन गैस का ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। आपके घरों में जो पानी आता है वो क्लोरीनेटेड वाटर है, थोड़ा बहुत क्लोरीन उसमें रहेगा ही रहेगा। हमारे बॉडी के लिए क्लोरीन पॉइजनस है, मोटी मोटी बात यही है, लेकिन इतनी मात्रा में भी नहीं है कि वो हमको डैमेज कर सके, लेकिन थोड़ा बहुत क्लोरीन उसमें डालना ही पड़ेगा, अदरवाइज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं मरेंगे। वाटर के कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा पनपते हैं, ठीक है। खैर, तो अभी आप देखो यहाँ पे समझ लो क्लोरीन, क्लोरीन, अल्ट्रा वायलेट लाइट, तो आपका सिमेट्रिकल मैनर है। सिमेट्रिकल मैनर मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर भाई साहब अलग हो गया, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो फिजन हैपेंस इन अ सिमेट्रिकल मैनर। मुझे बताओ यहाँ से तुमको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से तुमको क्या समझ में आ रहा है? पीपल, यू हैव टू थिंक कि भाई ऐसे ही हम पढ़ नहीं रहे हैं इसको, डेफिनेशन के तौर पे नहीं पढ़ रहे हैं हम इसको समझने के तरीके से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो वेन एवर यू आर रीडिंग ना थिंग्स, ऑलवेज को रिलेट थिंग्स। मतलब ये चलो, हाँ चलो समझ में आया, ये भाई साहब अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, लेकिन व्हाट डज इट मीन? ये मतलब क्या है? ओके, ये दोनों एक साइज़ के लग रहे हैं, ठीक है। चलो मतलब समझो मैंने एक कॉपी रख दी, ये कॉपी है, ठीक है, आदित्य भी इसको खींच रहा है और ये अकबर भी इसको खींच रहा है, ठीक है। दोनों का मतलब वेट, हाइट, बॉडी सब सेम है, दोनों का स्ट्रेंथ भी सेम है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन उधर ही रहेगा। समझ लो अभी क्या होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा कि भाई साहब दो अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये बुक अलग हो जाएगी, आधा इसके पास चला गया, आधा इसके पास चला गया। लेकिन अगर यूसुफ मल्टीप्लाइड बाई 5 जैसा कोई इंसान रहे और आदित्य के बीच में अगर वो बुक रहे, ठीक है, तो किधर जाएगा? उसके पास जाएगा। यूसुफ मल्टीप्लाइड बाई 5 के पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि दैट पर्सन हैज़ गॉट मोर स्ट्रेंथ ऑब्वियसली, सो इज एबल टू स्नैच इट अवे फ्रॉम इधर आदित्य और अकबर, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? तो इसका मतलब क्या हो गया? देखो ये जो आधा आधा बट रहा है या दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो खींचने की टेंडेंसी है दोनों की सेम है, कोई किसी पे भारी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चीज़ों को समझिए, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? द टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। अभी ए और ए अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? दोनों की टेंडेंसी क्या है? दोनों का जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रॉन को खींचने की वो सेम है, इसीलिए वो एक एक इलेक्ट्रॉन। अगर कोई किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा भारी है, जैसे यूसुफ मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो पूरा लेकर भाग जाएगा, ठीक है। तब होमोलिटिक फिजन नहीं हो सकता। तो होमोलिटिक फिजन विल हैपन ओनली इफ अगर भाई साहब जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोनों सेम एटम हैं, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी। द टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स वुड बी सेम साइज के बंदे हैं तो भाई साहब सेम स्ट्रेंथ से पुल करेंगे, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग एटम्स हुए हैं तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी, तब जाकर आपका होमोलिटिक फिजन होना थोड़ा सा इंपॉसिबल हो जाता है। देन इट विल बी हेटेरोटिक फिजन, कोई लेकर भागेगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। तो होमोलिटिक फिजन हैपेंस मोस्टली इन केसेस ऑफ एटम्स विच आर अलाइक विच हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अगर वो टूट भी रहे हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन्स लेकर अपना भाई साहब अलग हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ ओके। तो आपका जैसे यहाँ पे देखो CH3 है, CH3 है। CH3 मतलब क्या हो जाएगा? आपका इथेन है। ये आपका H3 हो गया, ठीक है, ये आपका H3 हो गया भाई साहब, और यहाँ पे आपका H3 हो गया। अभी इन दोनों को देखो भाई साहब, ये दोनों कार्बन एटम्स में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, दोनों कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, दोनों कार्बन एटम्स हैं। इनको भी अगर मैं अल्ट्रा वायलेट लाइट दूं तो ये सेपरेट आउट हो रहे हैं, ठीक है। देखो कोवैलेंट बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड्स, ठीक है।
इनको तोड़ने के लिए आपको बहुत मशक्क़त की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा आप एनर्जी दे देंगे विच कैन बी इन टर्म्स ऑफ ईदर अल्ट्रा वायलेट लाइट और विच कैन बी इन टर्म्स ऑफ ईदर स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, तो बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब मिथाइल यहाँ पे क्या हो गया, फ्री रेडिकल हो गया। फ्री रेडिकल किसको बोलते हैं, जिसमें भाई साहब क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है शेयर होने के लिए। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास शेयर्ड हैं ही ऑलमोस्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है, तो इसको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल। दिस इज कॉल्ड अ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को हम कैसे डिनोट करते हैं, एक इसके मत्थे में बिंदी रहेगी ऐसे, इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन है जो इसके साथ शेयर हो रहा था, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? फ्री रेडिकल बोलेंगे हम इसको, फ्री रेडिकल बोलेंगे, मतलब ये आपका एक दिस विल बी कैरिंग एन इलेक्ट्रॉन विथ इटसेल्फ। ठीक है, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, शॉर्ट लिव्ड, अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। ठीक है, अभी देखो होमोलिटिक फिजन जब भी होगा तब आपका क्या बनेगा, जैसे क्लोरीन ये बन गया एक फ्री रेडिकल, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। कैसे बना था भाई साहब, ये Cl2 के होमोलिटिक फिजन से आपको 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स मिल गए। ठीक है, यू हैव गॉट 2 फ्री रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन। ओके, दे आर शॉर्ट लिव्ड, ज़्यादा देर तक ये जिंदा नहीं रहेंगे, दे विल नॉट बी, अरे यार, ओके, सो फ्री रेडिकल्स हैं, दीज आर बेसिकली फ्री रेडिकल्स। ठीक है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। शॉर्ट लिव्ड क्यों होंगे, ज़्यादा देर तक अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। क्यों 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 शॉर्ट लिव्ड क्यों होंगे भाई साहब? अरे बहुत आसान सा सवाल पूछ रहा हूँ। ये फ्री रेडिकल बना, फ्री रेडिकल बना, इसके मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, तो भाई साहब सारे केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन होता क्यों है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, फट से ही किसी के साथ कंबाइन कर जाएगा, फट से, सबको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो फट से ही किसी के साथ कंबाइन कर जाएगा, तो इसका शॉर्ट लिव्ड, मतलब ये अपने आप को सस्टेन ही नहीं कर पाया ज़्यादा देर तक, इसको किसी ना किसी के साथ कंबाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, इट इज शॉर्ट लिव्ड। अनस्टेबल होगा ये, अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव क्यों, क्योंकि इसका रिएक्शन होना ही होना है। फ्री रेडिकल बन गया मतलब रिएक्शन होना ही होना है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो होमोलिटिक फिजन के ये रिजल्ट्स हो गए। होमोलिटिक फिजन अगेन व्हाट इज इट? इट इज द ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, in such a way that both of these species which were involved in the bond are able to retain their electrons. They become what? Free radicals after the fission, and after they become free radicals they become unstable, short lived and highly reactive. ठीक है, ये समझ में आ रहा है भाई साहब? अनस्टेबल क्यों होगा, क्योंकि इसका अभी अगर इलेक्ट्रॉन सारे केमिकल रिएक्शंस का रीज़न है तो इसके पास तो पड़ा हुआ है भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन, तो वो किसी के साथ भी कंबाइन कर जाएगा, किसी को भी चाहिए रहेगा, वो चाहे कोवैलेंट बॉन्ड बनावे या आयनिक बॉन्ड बनावे, वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगा, इट हैज़ टू फॉर्म। ठीक है, शॉर्ट लिव्ड, अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव, फटाक से रिएक्ट करेगा ये। ठीक है, व्हाट एल्स टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट लाइट के प्रेजेंस में होगा, हाई टेम्परेचर्स, पेरोक्साइड और सनलाइट, ये सारी चीज़ों के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट लाइट, देखो सनलाइट से ही अल्ट्रा वायलेट लाइट मिल जाएगा आपको। ठीक है, हाई टेम्परेचर, थोड़ा सा आप टेम्परेचर दे दोगे बॉन्ड टूट जाएगा भाई साहब। पेरोक्साइड होता है, पेरोक्साइड बेसिकली एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, इट कॉजेज द फिजन ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, ओके, बॉन्ड फिजन अभी हम बात करेंगे भाई साहब, हेटेरोलिटिक फिजन जो ज़्यादा करके होता है। होमोलिटिक फिजन सिर्फ ऐसे ही स्पीशीज़ में पॉसिबल है जो लाइक स्पीशीज़ हों, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। आपने देखा CH3 में भाई साहब होमोलिटिक फिजन हो रहा है, क्यों भाई साहब? क्योंकि आमने सामने कौन है? कार्बन है। ठीक है, क्लोरीन में होमोलिटिक फिजन हो रहा है, क्यों? आमने सामने कौन है भाई साहब? क्लोरीन है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हेटेरोलिटिक फिजन विच इज हेटेरोलिसिस। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस हेटेरोलिसिस? तो ऑब्वियसली हेटेरोलिसिस क्या हो जाएगा? द फिजन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन स्पीशीज, बोलिए बोलिए आगे बोलिए, such that one of them is able to retain the shared pair of electrons and the other loses the shared pair of electrons. ठीक है, दूसरे का लॉस हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का भाई साहब लॉस हो जाएगा। क्लियर है? जिसका लॉस हुआ सेकंड वाले को मिलता है या उसके पास एक ही रहेगा उसका? उस जिसका लॉस हुआ वो कटायन बन जाएगा, वो प्लस चार्ज हो जाएगा, और जिसको मिला उसके पास दो जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो दैट वन विल बिकम नेगेटिव। आर वी क्लियर? वो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया ना भाई साहब। देखो पहले क्या था, जैसे समझो यहाँ पे Ca और Cl है। ठीक है, C का बाकी का मैं नहीं ले रहा हूँ, क्लोरीन है यहाँ पे। अभी क्लोरीन अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर चला गया, मुझे बताओ क्लोरीन को तुम कैसे लिखोगे? ऐसे ही लिखोगे ना भाई साहब। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के पास अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7 की जगह पे 8, खुद के साथ तो थे ही,
कार्बन का भी खींच लिया उसने, 8 हो गए। प्रोटॉन्स कितने हैं उसके पास? 7 ही हैं, ठीक है, तो उसके पास एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। कार्बन क्या हो जाएगा बोलो? कार्बन के पास डेफिसिट हो जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स था, अभी कितना हो गया उसके पास? 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गया है, ठीक है। तो ये दिस विल कन्वर्ट इनटू अ कार्बोकटायन, ठीक है। दिस विल बेसिकली कन्वर्ट, दिस विल फॉर्म एन अनायन एंड दिस विल फॉर्म अ कटायन. Anion is negatively charged, cation is positively charged. Are we clear? Are we clear on this one, people? Heteroelectric fission. Okay, heterolysis. So breaking of a covalent bond in such a way that one of the atom or species retains a pair of electrons. Fission takes place in an unsymmetrical manner. Unsymmetrical manner से fission हो रहा है भाई साहब, ठीक है। Unsymmetrical manner मतलब ये electrons, ठीक है, A B, ये हो गया पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो समझ लो ये A और B है, ठीक है, A और B है। अच्छा, ये पोलर सॉल्वेंट का क्या चक्कर है? तो तुमने देखा हमारा कैसे चेंज हो गया, देखो ए से चेंज हो गया ए बी में। ये ए बी में चेंज होने का राज क्या है? वही आदित्य अगेंस्ट 5 यूसुफ्स, ठीक है। तो वैसा वाला चेंज है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जो खींचातानी है उसमें जीतेगा कोई एक ही, ठीक है। दोनों इक्वल तरीके से नहीं जीत सकते, ठीक है। तो उसमें दोनों में से कोई एक ही जीतेगा। तो लेट्स से बी जीत गया, तो बी क्या बना देगा? अनायन, और ए क्या बना देगा भाई साहब? कटायन। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा हुआ, ए ज्यादा स्ट्रांग हुआ, तो ए बन जाएगा अनायन एंड बी बना देगा कटायन। तो ऐसे स्प्लिटअप होगा कि भाई साहब जो स्ट्रॉन्गर होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, वो बन जाएगा अनायन, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम होगी वो बन जाएगा कटायन। कटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज, बिकॉज इट हैज लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन। आर वी क्लियर? अच्छा, यहाँ पे ये पोलर सॉल्वेंट का राज क्या है भाई साहब? व्हाट इज पोलर सॉल्वेंट? बोला जल्दी से बोला। पोलर सॉल्वेंट मतलब क्या हो जाएगा? वो देखो, पहली बात ये समझ लो पोलैरिटी क्यों होती है, ठीक है। समझ लो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड इधर एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड इधर एक ऑक्सीजन, ठीक है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ये जितने फोर्सेस को खींच रहा है वो भी इतने फोर्सेस को खींच रहा है, दोनों। ओके, सो देखो यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट मतलब क्या होता है भाई साहब? व्हाट डू यू मीन बाय अ पोलर सॉल्वेंट? ये तब पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, एरी बाबा रे बाबा। व्हाट डू वी मीन बाय अ पोलर सॉल्वेंट? तो अब देखो ये क्या, ये कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन उसको खींचेगा, यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको भी ऑक्सीजन खींचेगा, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो इसका मतलब इस खींचातानी का रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0, है ना। जिस फोर्स से ये इसको खींचेगा वो फोर्स इसको बैलेंस कर देगा। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि एक टग ऑफ वॉर हो रहा है और दोनों टीम्स जो है इक्वल स्ट्रेंथ की है, तो कोई भी नहीं जीतेगा, ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं जैसे वाटर, ठीक है। वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरह है, वो बेड शेप, मतलब ऐसा स्ट्रेट नहीं है, बेड शेप। अभी सोचो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको ऑक्सीजन खींचेगा, इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा, उसके ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, ध्यान दें, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए। मतलब अभी तक जैसे भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसके ऊपर आ गया वैसा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों बॉन्ड में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इसको खींचेगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड साइमल्टेनियसली दिस हाइड्रोजन विल डेवलप अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर, एनी मॉलिक्यूल which will have a partial positive and negative characters developed due to covalent bond, ठीक है। यहाँ पे वैसा इस तरह की तो उसको हम बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जब भी आप पोलर सॉल्वेंट लेते हैं ये सेपरेशन होगा, क्यों बता सकते हैं? अभी पोलर सॉल्वेंट का इसमें क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, देखो। तो वाटर एक पोलर सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, ओके। अभी ये वाला जो बी है, देखो कैसा है, ये ए प्लस और बी माइनस फिर से कंबाइन करके ये भी बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं ना भाई साहब। जिस तरह से ये टूटे और ये बने हैं वैसे ही कंबाइन करके ये बना सकते हैं, ठीक है। अभी होगा क्या, देखो ये जो बी माइनस बना है इसको क्या करेगा? वाटर घेर लेगा। वाटर का कौन सा पार्ट घेर लेगा? H प्लस वाला, H प्लस वाला इसको घेर लेगा, देखो H प्लस, ठीक है। वो इधर आपका आ गया H प्लस, ठीक है, H प्लस और ये O, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन, ठीक है। H प्लस, H प्लस चारों तरफ से घिर जाएगा, है ना।
अभी ये भाई साहब सारे पॉजिटिव से घिर गया है, तो ये वापस नहीं आ सकता। वैसे ही ये A प्लस किससे घिर जाएगा? सारे O माइनस से, ठीक है। तो A माइनस है यहाँ पे, सारे से घिर जाएगा ये, ठीक है, सॉरी आपका A प्लस, ठीक है, ये सारे O माइनस से घिर जाएगा। आर वी गेटिंग दिस पीपल? क्लियर है, समझ में आ रहा है? इसीलिए ये वापस नहीं जा सकता, समझ में आ रहा है? तो ऐसे समझो कि भाई समझ लो आदित्य और यूसुफ इनटू 5 खींचातानी हुई, ये बुक लेकर भाग गया, ठीक है, लेकिन आदित्य ने बुला रहे छोड़ ना भाई चल, मतलब सुलह हो गई, समझ। तो सुलह हो गई तो फिर से वही एक ही बुक में दोनों लिखेंगे, फिर से कोवैलेंट बॉन्ड बन सकता है, आर वी गेटिंग दिस पीपल? लेकिन अगर भाई साहब यूसुफ मल्टीप्लाइड बाई 5 और आदित्य को मिलने ही ना दे, इनको इनके दोस्त घेर लें भाई साहब, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। सो दे आर नॉट अलाउड टू मीट ईच अदर नाउ, सो विल दे बी एबल टू यूज द सेम बुक वंस अगेन? नो, ठीक है। लेट्स से दे वर यूजिंग द सेम बुक टू राइट, but now they have been surrounded by different people, so now they are not able to come back, ठीक है। so ऐसा ही कुछ इसमें हो रहा है, पोलर सॉल्वेंट का यही पार्ट है। जैसे आपने सुना रहेगा, देखो HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कैसे बिहेव करती है जब आप उसको एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब आप उसको एक्वस सॉल्यूशन में ले लेते तो क्या बन रहा है बच्चा बॉडी? H प्लस एंड Cl माइनस बन रहा है, H प्लस एंड Cl माइनस बन रहा है। ये H प्लस किससे घिर जाएगा बच्चा बॉडी? बोलो, ये बन जाएगा भाई साहब O से घिर जाएगा, ये O से घिर जाएगा, ठीक है। और ये Cl माइनस किससे घिर जाएगा? H प्लस से घिर जाएगा। इसीलिए दोनों मिल नहीं पाएंगे और आयंस ऐसे फ्री रहेंगे, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं किसी भी एसिड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है, किसी भी बेस को अगर आप डिसॉल्व करते हैं तो कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर अपने आप में एक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। जैसे समझो तुमने सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेसिकली अ बेस, इसको तुमने वाटर में डिसॉल्व किया, क्योंकि इसमें वैसा Na+ बनाएगा और OH-, ये दोनों आपस में मिलकर फिर से NaOH बना सकते हैं ना, लेकिन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर इनको घेर लेगा भाई साहब, ठीक है। वाटर के जो O वाले हैं वो Na+ को घेर लेंगे और OH- को कौन घेर लेगा? H+ वाला घेर लेगा, मतलब इनको भाई साहब मिलने ही नहीं देंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन ऑफ आयंस। ये होता है जब आप किसी पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि A और B सेपरेट हो जाएंगे तो सेपरेट एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। द मोमेंट दे कम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, फिर से मिल जाएंगे भाई साहब। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव को नहीं मिलने देना है तो एक पोलर सॉल्वेंट आपको लेना पड़ेगा, और पोलर सॉल्वेंट इज बेसिकली वाटर, ठीक है। सब लोग इसके साथ मिलेंगे या बस घेरेगा? घेरेगा घेरेगा घेरेगा। मिलेगा कैसे बताओ? देखो क्योंकि H पॉजिटिव है और वो नेगेटिव नहीं होगा, क्यों? क्योंकि H के साथ अगर होना रहेगा तो वैसा H के साथ फिर बॉन्ड बनना पड़ेगा। हाँ, तो बॉन्ड कहाँ से बनेगा? H के साथ बॉन्ड तभी बनेगा ना जब ये टूटेगा। वाटर मॉलिक्यूल टूट नहीं रहा है, वाटर मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको घेर रहा है। इस चीज को समझो। सी व्हाट इज आस्किंग इज कि भाई अगर B- को H+ ने घेर लिया है तो B- के साथ H+ का बॉन्डिंग हो जाएगा ना, मतलब फिर तो नया कंपाउंड बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इट जस्ट सराउंडिंग। देखो मैं तुमको फिर से बोल रहा हूँ, ये बॉन्ड टूटा नहीं है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जो बॉन्ड है वो टूटा नहीं है, सिर्फ उसमें पोलैरिटी है। समझ में आ रही है? इसमें थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हुआ है, थोड़ा, मतलब बीच में होने चाहिए ना शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। So because of it shifting towards oxygen, oxygen is acquiring slightly negative charge, and because of it shifting away from hydrogen, it is acquiring a slightly positive charge. Bond नहीं टूट रहा है। H2O न्यूट्रल में भी ऐसा ही रहेगा, बॉन्ड नहीं टूट रहा है। क्लियर है? समझ में आ रही है? और तुम जो बोल रहे हो ना कि भाई B- तो H+ के साथ कंबाइन कर लेगा, नहीं, कंबाइन तभी कर पाएगा जब H+ अलग हो जाएगा। यहाँ पे अलग नहीं हो रहा है, बॉन्ड बनाने के लिए इसका अलग होना जरूरी है ना। ये सनलाइट से क्या होता है? सनलाइट से तो ये टूट रहा है ना भाई साहब, वाटर का कुछ नहीं हो रहा है। सनलाइट में जो हो रहा है वहाँ पे Cl है और ये Cl, ये टूट रहा है ना। सनलाइट एनर्जी दे रही है इस बॉन्ड को टूटने के लिए। सनलाइट इज प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर द फिजन ऑफ दिस बॉन्ड। इट इज अ होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन के चलते क्या हो रहा है भाई साहब? ये Cl और ये Cl हो रहा है भाई साहब, होमोलिटिक फिजन। इसमें तुमको पोलर सॉल्वेंट की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे भाई साहब देखो, क्लोरीन ने मजबूरी में दूसरे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया। क्लोरीन को क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जो उसको भाई साहब किसी से नहीं मिल रहा है, तो उसने बोला भाई साहब तू ही आ जा, तेरे साथ ही बॉन्ड बना दो। तुम मजबूरी का बॉन्ड है, ठीक है, मजबूरी का बॉन्ड है। थोड़ी सी एनर्जी आपने दी, बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये एनर्जी उसको कहाँ से मिली? अल्ट्रावायलेट लाइट से। यहाँ पे हमको पोलर सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? दिस इज गेटिंग स्प्लिट अप बिकॉज इट हैज गेन्ड एनफ ऑफ एनर्जी टू गेट स्प्लिट अप। उस बॉन्ड की जो एनर्जी है आपको अल्ट्रावायलेट लाइट से उससे ज़्यादा एनर्जी मिल गई, तो इसीलिए बॉन्ड टूट रहा है। भाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी होती है, बॉन्ड को अगर आपने मतलब जो बॉन्ड एनर्जी है उससे ज़्यादा एनर्जी मॉलिक्यूल में डाल दी
तो क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा ही वैसा, बॉन्ड विल ब्रेक, है ना, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट इज ब्रेकिंग, इसलिए वो टूट रहा है। इसके लिए पोलर सॉल्वेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे तुमको पोलर सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही तुम सॉल्व करते हो इसको तो सॉल्वेशन ऑफ आईएक्स होगा एंड दीज विल बेसिकली सराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे सराउंडिंग हो रही है, यहाँ पे कोई नया मॉलिक्यूल नहीं बन रहा है, यहाँ पे सिर्फ घेरा घेरी हो रही है, ठीक है। माइनस को भाई साहब सब H प्लस ने घेर लिया और प्लस को भाई साहब सब O माइनस ने घेर लिया, बस ये मिल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये इसीलिए इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में रह रहे हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस हेटेरोडिक फिशन, ठीक है, ओके। तो हेटेरोडिक फिशन के लिए पोलर सॉल्वेंट होना जरूरी है, ठीक है। आप देखो जैसे किसी रिएक्शन में समझ लो ये आपका कोई रिएक्शन हो रहा है, उसमें से HCl गैस निकल रहा है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का गैस निकल रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एसिड है, तो ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड करेगा। आप भाई साहब कोई पेपर को लाओ, लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस को, रेड नहीं होगा, नहीं होगा, वही क्यों नहीं रेड रहा है, नींद आ रही है। अगर आप भाई साहब ब्लू लिटमस पेपर को ले आते हैं, आप ब्लू लिटमस पेपर को ले आते हैं तो ये रेड नहीं होगा, ड्राई है इसलिए। अभी इस ब्लू लिटमस को आप भिगो कर लाओ, ठीक है, वाटर में डिप करके लाओ तो ये ब्लू से रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने भाई साहब ये HCl गैस को अभी क्या दे दिया, एक्वस फॉर्मेट दे दिया। जैसे एक्वस फॉर्मेट दे दिया तो आपने क्या किया भाई साहब, पोलर सॉल्वेंट दे दिया उसको, और इसलिए अभी क्या हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख सकते हैं। क्योंकि भाई साहब इसको किसने घेर लिया, O2 माइनस ने घेर लिया है, और इसको किसने घेर लिया है, H प्लस ने घेर लिया है। तो अभी ये सेपरेट हो गए, और जैसे ही इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी एसिड बिहेवियर दिखाएगा, मतलब ब्लू लिटमस आपका रेड हो जाएगा। क्लियर है, क्या ये समझ में आ रहा है वैसा? तो ये पोलर सॉल्वेंट का कमाल है। पोलर सॉल्वेंट का यहाँ पे रोल इतना ही है कि वो दोनों आयंस को सेपरेट रख रहा है, कैटायन और एनायन। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेटेरोडिक फिजन समझ में आ रहा है? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस आप पता? नो? बहुत बढ़िया। सो डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भाई साहब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। तो नेगेटिव कौन होगा? 5 into यूसुफ, है ना, he will become negative and Aditya will become positive because he has lost his electron, ठीक है। So negative one will be the one नेगेटिव, या अनायन कौन बनाएगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। तो हम अगर बोलते हैं कि भाई साहब इस रिएक्शन में ये हुआ है, तो B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मच मच मोर देन A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लेकर आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे आपका हो जाएगा A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मच मच मोर देन B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आर वी क्लियर ऑन दीस थिंग्स पीपल? समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया सर, बट आपने जैसे बताया ना कि वो HCl का लिटमस पेपर चेंज नहीं होता, मतलब हम उसको बॉटल में नहीं, हाँ, तो अगर वो लिक्विड फॉर्म में होता तो कौन सा HCl? हाँ, लिक्विड फॉर्म में भी रहने दो तब भी नहीं होगा। HCl अगर लिक्विड फॉर्म में होगा तो भी नहीं होगा। HCl लिक्विड फॉर्म में तब, अगर आपने HCl में वाटर ऐड किया है तब हो। अगर समझ लो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और उसमें तुमने वाटर ऐड किया है, तब वो ब्लू लिटमस को रेड करेगा। मतलब तुमको वाटर का एनवायरनमेंट चाहिए, दैट इज व्हाट इट मैटर्स। अभी तुम, हाँ, एक मिनट, समझ में आ रही है? तो अगर तुमने HCl सिर्फ HCl लिक्विड लिया है तो ब्लू लिटमस का कोई एक्शन नहीं होगा उसमें, मॉइस्ट ब्लू लिटमस आपका रेड हो जाएगा। मॉइस्ट ब्लू लिटमस, तुमको दोनों में ही वाटर का एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, चाहे एक ड्रॉप वाटर का एनवायरनमेंट दो, चाहे भाई साहब सोल्यूशन बना दो। सो अनटिल अनलेस यू आर प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट, तो आपका एसिड हो चाहे बेस, एसिड हो चाहे बेस, ये एसिड और बेस की तरह तभी रिएक्ट करेंगे जब तुम इनको एक्वस एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो। एसिड और बेस will turn blue litmus red और red litmus blue only if you are providing them an aqueous environment. अगर वाटर का कोई ट्रेस नहीं है तो ये नहीं बिहेव करेंगे एसिड और बेस की तरह। They will not behave as an acid or a base, which is basically liberating H plus or OH minus ion. तो तुम जो बोल रही हो HCl अगर लिक्विड लिया है, सिर्फ प्योर HCl लिक्विड है, कोई वाटर नहीं है इसमें, अगर इसमें तुम लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस पेपर डिप करोगी कोई चेंज नहीं होगा। अगर तुम इसमें मॉइस्ट लिटमस पेपर डिप कर रही हो तो ब्लू का रेड होगा, ब्लू का रेड होगा, क्योंकि तुमने इसको वाटर दे दिया है। या इसमें अगर तुमने वाटर ऐड कर दिया और ड्राई लिटमस पेपर डाल रही हो तो ब्लू का रेड होगा। मुद्दा ये है कि वाटर चाहिए उसको। समझ में आ रही है? प्योर HCl लिक्विड फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है। एनीथिंग क्यों नहीं हो सकता? लिक्विड फॉर्म क्यों नहीं हो सकता? एनी स्टेट ऑफ मैटर, भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में है, क्या वो लिक्विड फॉर्म में आ सकता है? सॉलिड फॉर्म में भी आ सकता है ना, ड्राई आइस बोलते हैं उसको। तो हर स्टेट ऑफ मैटर का सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्मेट होता है। एवरी स्टेट ऑफ मैटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तुम अभी बोल रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ हमको दिखती है, तो ये गैस फॉर्मेट में, क्योंकि रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है।
तो आपका भाई साहब वो उसका एक टेम्परेचर होता है जहाँ पे वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। वैसे ही HCl गैस फॉर्मेट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो लिक्विड फॉर्मेट में आएगा। So that is not the case. What concerns is when will HCl behave as an acid or rather turn bituminous red when you provide it with adequate amount of water. जब आप उसको वाटर का एनवायरमेंट देते हैं। तो लिक्विड बनना मतलब ये नहीं कि लिक्विड आप वाटर डाल के किसी चीज़ को लिक्विड बनाते हैं, ठीक है? हर समय ऐसा नहीं होता है। वाटर डाल के आप लिक्विड बना रहे हैं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? लिक्विड अपने हिसाब से भी लिक्विड, हर चीज़ अपना सॉलिड में भी एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड में भी और गैस में भी, एट दैट पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो भी उनका रहेगा उस हिसाब से। Does that answer the question? Anyone? Any questions? ठीक है? Okay. So depending upon electronegativity ये separation होगा भाई साहब, ठीक है? Okay. इसमें और क्या क्या होगा? It results in the formation of ions. तो obviously यहाँ पे ions बनेंगे, मतलब cation भी बनेगा और anion भी बनेगा। इसके पहले वाले में क्या बन रहा था? होमोलैटिक फिजन में? हाँ, तो क्या बन रहा था? Cl बना ना भाई साहब, Cl, और ये Cl था, ये क्या बना भाई साहब Cl? ये क्या बना? फ्री रेडिकल बना, फ्री रेडिकल। दिस इज बेसिकली फ्री रेडिकल, ठीक है? ये क्या बना भाई साहब? एक कैटायन और दूसरा बना भाई साहब अनायन, ठीक है? एक कैटायन बना और दूसरा अनायन बना। सो देयर आर फॉर्मेशन ऑफ आयंस। सो होमोलैटिक फिजन विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स एंड हेटेरोटिक फिजन विल ऑलवेज लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस एंड अनायंस। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ठीक है? ओके। Homolytic fission, heterolytic fission भाई साहब, in this case the covalent bond breaks symmetrically। दोनों भाई साहब एक एक लेकर चले गए, जितना था उनके पास पहले बॉन्ड के उतना ही रह गया उनके पास, कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है? In this case covalent bond breaks unsymmetrically। एक भाई साहब जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको लेकर जा रहा है, ठीक है? Unsymmetrical breakage है, ठीक है? और क्या है? Each species obtains and retains one electron from shared electron pair। हर एक स्पीशीज के पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर से, ठीक है? ओके। The more electronegative atom retains the shared electron pair। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके पास वो इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। Are we clear on this one people? ठीक है? Okay, okay, okay. Electrically neutral free radicals are formed which carry an odd electron। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब? फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो रहा है होमोलैटिक फिजन से, ठीक है? तो एक ऑड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा इनके पास। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए इसके पहले क्या हुआ था? पेयर्ड था कोवैलेंट बॉन्ड में, तो अभी क्या हो जाएगा? वो इसके पास एक अनपेयर्ड रह गया ना, तो क्या था? देखो Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन, एकदम लिथियम, लिथियम चौथा पंचम, ठीक है? और ये भाई साहब आ गया अपने 1 2 3 4 और ये ऐसा था ना भाई साहब बॉन्ड, दिस वाज द बॉन्ड, ठीक है? यहाँ पे भाई साहब ब्रेकेज हुआ तो अभी क्या हो गया? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, है ना? ऐसा रह गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा रह गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म व्हिच कैरी एन ऑड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन रह गया ना, अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 7, तो 6 में तो 2 के पेयर बन गए और ये एक इलेक्ट्रॉन और रहेगा, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन जिस कैटायंस एंड एनायंस आर फॉर्म, A+ and B- चार्ज आयंस फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है? इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट। सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट या किसी फॉर्मेट ऑफ एनर्जी में ये फिजन होगा, ठीक है? हेटेरोटिक फिजन इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। हमेशा भाई साहब पोलर सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी आपको। पोलर सॉल्वेंट के ऊपर क्या करेगा? दोनों को मिलने नहीं देगा। पोलर सॉल्वेंट दोनों को धंसा के रखेगा भाई साहब। ये इसको अगर माइनस रहेगा तो उसको H+ घेर लेंगे और अगर प्लस रहेगा तो उसको भाई साहब O- घेर। पोलर सॉल्वेंट जो भी रहे, जरूरी नहीं कि सिर्फ वाटर ही रहे, कोई भी पोलर सॉल्वेंट, ठीक है? Reagents, electrophilic reagents, these are electron loving species, ठीक है? मतलब इनको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, they would need electrons, ठीक है? तो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, ठीक है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। These are electron deficient species, मतलब obviously इनके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी तो इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको, ठीक है? These are electron loving species. They attack the site of high electron density in the substrate, okay? अभी जैसे सबस्ट्रेट है कोई भी चीज, समझ लो भाई साहब कोई कंपाउंड है, ठीक है? तो जहाँ पे भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगी, समझ लो इस कार्बन पेन को हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगी या किसी एटम पेन को हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है, तो इसको ही अटैक करेंगे। वी विल सी एग्जांपल्स, मे बी थिंग्स आर नॉट क्लियर एज ऑफ नाउ, पर इनको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो पूरे कंपाउंड में जहाँ पे भी इनको दिख रहा ना, अच्छा इसके पास इलेक्ट्रॉन है, उसको अटैक करेंगे, उससे इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करेंगे या उसके साथ ही कंपाउंड बना लेंगे, ठीक है? क्लियर है? So they attack the site of high electron density in the substrate
दे मे बी पॉजिटिवली चार्ज आयंस, कैटायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज कौन होंगे? जो पॉजिटिव होंगे या जो न्यूट्रल होंगे, ऐसा भी चल सकता है, ठीक है। उनकी इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो दीज आर नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। दे पॉजेस एन एटम विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। मुद्दा ये है कि इनके पास, चाहे वो कंपाउंड हो चाहे वो एक इंडिविजुअल एटम हो, उनके पास एक ऐसा एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं है, ऑक्टेट जिसका कंप्लीट नहीं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। सो दे डू नॉट, ऑब्वियसली ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को मतलब अपनी तरफ खींचने का एफिनिटी ज्यादा है। दे हैव एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके। दे आर लुईस एसिड्स। इन्हीं इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट को क्या बोलेंगे भाई साहब? लुईस एसिड्स, ठीक है। लुईस एसिड्स कौन होते हैं भाई साहब? जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं। एसिड्स बेसिस को जैसे आपने समझा है उसको थोड़ा सा भूल जाइए, उसको थोड़ा सा अनलर्न कीजिए। अभी तक आपने एसिड्स और बेसिस कैसे समझा है? जिसके पास H+ है, जिसके पास OH- है, नहीं। एसिड्स एंड बेसिस आर बेसिकली पूरा रिएक्शन होता है आपके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है। तो जो ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, दे आर नोन एज लुईस एसिड्स, ठीक है। They accept an electron pair from the substrate to form a covalent bond. तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट होगा एक मॉलिक्यूल, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ग्रुप हैं बेसिकली, एग्जांपल H, NO2, BF3, AlCl3 एक्सेट्रा। तो हाइड्रोजन हो गया भाई साहब आपका, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हो गया, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड हो गया, ये सारे आपके जितने भी हैं, दीज आर व्हाट? लुईस एसिड्स। These are all Lewis acids। मतलब इनको क्या चाहिए भाई साहब? इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन के चलते वो उस स्पीशी को अटैक करेंगे, मतलब सबस्ट्रेट में उस पर्टिकुलर एटम को अटैक करेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हों और उसके साथ बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। दे विल फॉर्म अ बॉन्ड। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, these are न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। तो ये भाई साहब क्या होते हैं? न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होते हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, ठीक है, किसी को दे देंगे, ठीक है। सो दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। दे अटैक द साइट ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द सबस्ट्रेट। तो जो भी सबस्ट्रेट होगा जहां पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा उसके साथ ये बॉन्ड बना लेंगे, ले भाई मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, और अपन बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। सो दीज आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, ठीक है, नॉट इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। अपना इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज नहीं होंगे, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होंगे। दे मे बी नेगेटिवली चार्ज आयंस हो सकते हैं, ठीक है, अनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, दोनों भी हो सकते हैं। दे पॉजेस एन एटम विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है? देखो समझो, जैसे तुम यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को देखो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन के भाई साहब 1 2 3 4 ही हैं उसके पास, ठीक है। ऑक्सीजन का 1 2 3 4, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास कितने हैं भाई साहब? 6। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये बन गया आपका क्या भाई साहब? कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन का भाई साहब ऑक्टेट कंप्लीट, यहाँ पे भाई साहब कार्बन और ये ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। तुम देखो ऑक्सीजन का ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स खाली बैठे, ये दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्ड। तो इनको हम क्या बोलेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिनका बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई योगदान नहीं होता है उनको हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स होते हैं, दे विल पोजेस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कोवैलेंट बॉन्ड तो फॉर्म करेंगे, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन्स इनकी तरफ से रहेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे तुम भाई साहब कोई दावत दे रहे हो, सब सारा खाना तुम ही दे रहे हो, ठीक है, वैसा, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज। तो दे विल गिव द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। इनको वैसा एक अटैचमेंट चाहिए न्यूक्लियस बनाने के लिए। सर इलेक्ट्रोफिलिक में कौन सा? देखेंगे ना सब, दे आर लुईस बेसिस, ठीक है, दीज आर लुईस बेसिस, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे? लुईस बेसिस। They donate an electron pair to the substrate and form a coordinate bond or a dative bond. आपका एक चैप्टर रहेगा 12th में जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। इसमें कैसा रहता है? जैसे देखो A और B अगर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब A की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन आया, B की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन आया। अगर समझ लो A और B के बीच में 2 कोवैलेंट बॉन्ड हो रहा है तो इसका मतलब A की तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन आया, B की तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन आया, शेयरिंग हो रही है। अगर मैं बोलूँ कि भाई साहब कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो रही है तो कैसा होता है कि दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ही तरफ से आए, ऐसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे ये लुईस बेसिस होते हैं, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या बना देंगे भाई साहब?
they will donate an electron pair to the substrate and form a coordinate or dative bond. तो इसका मतलब इस तरीके का भाई साहब बॉन्ड बनता है, A towards, समझ में आ रहा है? डेटिव बॉन्ड के लिए अभी फिलहाल इतना ही समझ लो कि अगर A और B है, ठीक है, दो एटम्स, ठीक है, इसमें से A के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और B क्या है, इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं है, तो उसके पास कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए B के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन A के पास बॉन्ड फॉर्म करना है, A के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अभी A क्या करेगा, A बॉन्ड बना लिया, A जो बॉन्ड बनाया इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आए वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक हैं, शेयर B भी करे, समझ में आ रहा है? मतलब एक बंदा टिफिन ला रहा है, दोनों खा रहे हैं, आप विजा भी अगर आप देखोगे दोनों बंदे टिफिन ला रहे हैं और दोनों शेयर करके खा रहे हैं, ठीक है, वो हो गया परफेक्ट कोवैलेंट बॉन्ड। एक ही बंदा अगर टिफिन ला रहा है, दोनों खा रहे हैं, तो वो हो गया कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे वैसे, डेटिव बॉन्ड, और इसको हम क्या बोलेंगे, लुईस स्पेस, दिस विल बी नोन एज अ लुईस स्पेस। OH माइनस हो गया, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ठीक है, CN माइनस हो गया, तब देखो जैसे HOH, H के साथ O का एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड, तो आपके यहाँ पे ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ, बाकी दो इलेक्ट्रॉन्स तो भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया NH3 हो गया भाई साहब, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके मध्य हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके पास है, ठीक है।